So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भैया। और गाइज आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HBTU के एडिशनल राउंड को कि क्या हमें एडिशनल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, एडिशनल राउंड में पार्टिसिपेट करने की शेड्यूल क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। नियम में बहुत सारे इस बार बदलाव किए गए हैं, HBTU के बहुत सारे नियम कानून बदले गए हैं। तो इसके लिए हमें पहले इस शेड्यूल को समझना बहुत ज़रूरी है। कौन लोग एलिजिबल हैं और कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि HBTU में कौन इस बार बैठ सकता है एडिशनल राउंड में, और उसके बाद स्पॉट राउंड कब होने वाला है और किस रैंक तक के बच्चे को HBTU में बैठना चाहिए, बिकॉज इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो गाइज अगर आप HBTU के इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे ना, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। और बहुत सारे नियम पिछली बार जैसे नहीं है, बहुत सारे नियम और शर्तों और नियमों में बदलाव किया गया है, तो आपको ये बातें जानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं HBTU एडिशनल राउंड के इंफॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि एडिशनल राउंड का रिजल्ट आने के बाद से सबकी नजरें टिकी हुई है एडिशनल राउंड पे। अभी देखो इंटरनल स्लाइडिंग का रिजल्ट जो है वो पहले ही आ चुका है, और उसके बाद से हमें अपने को क्या करना है कि एडिशनल राउंड का पहले नोटिफिकेशन पढ़ना है। और उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि भाई साहब देखो, ये जो लेटरल एंट्री वाले मुझे मैसेज करते रहते हैं कि भैया कब स्टार्ट हो रहा है, तो HBTU के लेटरल एंट्री का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और इस बार सीट्स ज़्यादा हैं। अगर तुम्हें इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए HBTU के लेटरल एंट्री पे, तो बोलना, मैं बना दूंगा। और बाकी तो आ जाओ भाई, एडिशनल राउंड की बात करते हैं। तो ये तुम्हें यहाँ पे एक नोटिस देखने को मिल जाएगा, प्यारा दुलारा सा। तो चलो वही नोटिस में हम शेड्यूल और काउंसलिंग प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, सिमिलर टू थर्ड राउंड काउंसलिंग, वन एडिशनल राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड, जो 23 जुलाई से लेके 5 अगस्त के बीच में संपन्न कराया जाने वाला है। सिंपल, ठीक है। इसमें पहली बात, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था वो भी यहां रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड अर्लियर बट नॉट गेट अ सीट, जिसने पहले रजिस्टर किया था, ठीक है, और उसे अगर पहले उसे अभी तक अगर कोई सीट नहीं मिली है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे रजिस्ट्रेशन फीस। देखो, जो फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा उसको 2500 रुपये देना पड़ेगा, और जो फ्रेश जो पहले से बैठा है और अगर उसको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, तो उसे क्या करना है, 2500 रुपये देने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट रजिस्टर एंड फिल द चॉइस, उन्हें बस रजिस्टर करना है और चॉइस फिल करना है। आप चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कौन से ब्रांच को वरीयता देना है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर पीडीएफ ना मिले, मे बी मैंने डाला था कि नहीं, मैंने इसकी फ्री वीडियो डाली हुई है कि किस प्रोग्राम को किस ब्रांच को पहले वरीयता देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्रांचेस लोअर हैं, जैसे ऑयल है, लेदर है, पेंट है, प्लास्टिक है, बायोकेमिकल है। तो इनमें क्या ऑर्डर होना चाहिए, इसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो हम प्लेसमेंट स्टैटिक्स को देख के, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को देख के एक ऑर्डर रखेंगे। और इस बात यहाँ पे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन ब्रांचेस में कोई फ्यूचर है, और कुछ ऐसे मैं रहस्यों को बताऊंगा जो तुम्हें लगेगा कि अच्छा किया भैया आपने बता दिया, ठीक है। उसके बाद से वे लोग जिन्होंने पहले रजिस्टर किया था बट उनकी सीट कैंसिल हो गई थी डॉक्यूमेंट में डिस्पैरेंसी की वजह से, जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया था या डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, उसकी वजह से अगर आपकी सीट कैंसिल हुई है, तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्टर आप स्पॉट राउंड में कर सकते हो। कौन लोग अलाउड नहीं है, पहले वो लोग अलाउड नहीं है जिनको सीट अलॉट हुई थी। पहली बात, अगर आपको कोई सीट अलॉट हो चुकी है, अगर आपको कोई सीट अलॉट हो चुकी है पहले और आप एडमिशन ले चुके हो, तो यू आर नॉट अलाउड। और अगर आपको पहले, दूसरे या तीसरे राउंड में कोई सीट मिली और आपने विड्रॉल, बट दे ऑप्टेड टू विड्रॉल, अगर आपने विड्रॉल कर लिया है तो भी आप नॉट अलाउड हो, ये ध्यान रखना। ये लोग अलाउड नहीं है स्पॉट राउंड में। तो अब तुम सोच के देखो, जिनको सीट मिली वो भी नहीं बैठ सकते हैं, जो विड्रॉल मार लिए वो भी नहीं बैठ सकते हैं, जिनको नहीं मिली वही बैठ सकते हैं, या फिर जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे वही बैठ सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि अच्छे, जिनकी रैंक अच्छी होगी, जिनकी रैंक गुड होगी, उनको तो ऑलरेडी सीट मिल चुकी होगी, और उसमें से बहुत सारे लोग विड्रॉल मार चुके होंगे। तो ये लोग कहाँ से बाहर हैं, गेम से बाहर है। ये लोग तो गेम में है ही नहीं। गेम में वही लोग हैं जिनकी लो रैंक है, जिनको अब तक कुछ नहीं मिली थी। तो अब उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें अब सीट्स मिल जाएंगे, उन्हें बहुत हद तक चांस रहेगा कि सीट मिलेगा। तो पहले आओ शेड्यूल को देखते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन 23 से 30 के बीच में होने वाला है। एडिशनल राउंड का रिजल्ट जो आएगा 31 को आएगा, और पेमेंट करना है
सीट अलॉटमेंट फीस का 1 से 4 के बीच में, और उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिपॉजिट बैलेंस फीस आपको 1 से 4 के बीच में ही दे देना है। अब समझना, पहले क्या होता था, नियम में जो सबसे बड़ा बदलाव है, पहले तो सीट एक्सेप्टेंस फीस जो होती थी या सीट अलॉटमेंट जो फीस होती थी वो पहले 75,000 नहीं थी, पर इस बार 75,000 हो गई है। अब 75,000 हो गई है। अब पहले जब बच्चा एडिशनल राउंड में बैठता था तो उसको सीट एक्सेप्टेंस फीस सीट मिलने से पहले ही सबमिट करना पड़ता था, ठीक है, सबमिट करना पड़ता था। मतलब अगर तुमको स्पॉट में या एडिशनल में बैठना है, मतलब बेसिकली एडिशनल में बैठना है, तो सीट एक्सेप्टेंस फीस कह लो या सीट अलॉटमेंट फीस कह लो, वो तुम्हें पहले ही जमा करना पड़ता था। पर इस बार से नियम क्या है कि इस बार से नियम ये है कि पेमेंट ऑफ सीट अलॉटमेंट फीस आपको 1 से 4 के बीच में करना है, रिजल्ट आने के बाद करना है। मतलब अगर आपको कोई सीट दी गई है तो ही आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है, और उसके बाद से जो बाकी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और बैलेंस एकेडमिक फीस है 1 से लेके 4 के बीच में देना है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि आपको सिर्फ और सिर्फ 25,000 देके 2500 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना है, बाकी इसके अलावा कोई शुल्क नहीं देना है। जो पहले रूल था अब वो हट चुका है। रीजन मुझे जो लगता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट रीजन क्या है, मैं अपना वो बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार क्या है ना, सीट एक्सेप्टेंस फीस बहुत ज्यादा है। अब चूंकि पहले बार इन्हें भी नहीं पता है कि लोग आएंगे भी कि नहीं आएंगे। रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ, इनके यहाँ लोअर ब्रांचेज में सीट भर नहीं रही हैं, मुझे जहां तक लगता है। मैं इस बात का कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं तुम्हें उनका लेटरल एंट्री वालों के यहाँ सीट्स दिखाऊंगा ना, तो तुम देखोगे भाई साहब लेदर ऑयल पेंट लेदर ऑयल वगैरह में कितनी मैक्सिमम सीटें तो खाली हैं, वो लोग लेटरल एंट्री के थ्रू भर रहे हैं इस साल। तो इनके यहाँ लोअर ब्रांचेज में बच्चे हैं नहीं। तो क्या है कि मान लो ये जो इस एडिशनल राउंड होता है, इसमें कौन सी सीटें ज़्यादा खाली होती हैं? अभी सीट वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन ज़्यादातर तुम देखोगे कि ऑयल, लेदर, पेंट, ठीक है, बायोकेमिकल, इन्हीं सब की सीटें ज़्यादा खाली रहती हैं। अब इसके लिए कौन 75,000, ज़्यादातर बहुत कम चांस है कि लोग 75,000 फंसाएंगे, क्योंकि अगर सीट नहीं मिला तो 75,000 फंस जाएगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इस बार इन्होंने पहली बार इन्होंने इतना ज़्यादा फीस रखा है। अब जाग दिल्ली तो है नहीं कि 90,000 वसूलेगा, तो इन्होंने पहली बार ऐसा फीस रखा है। तो इनके मन में हो सकता आया हो कि यार पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, पहली साल सीट एक्सेप्टेंस फीस हटा देते हैं, अगर बढ़िया रिस्पॉन्स रहा तो अगली बार से लगा देंगे, हो सकता है ऐसा। तो इस बार सीट एक्सेप्टेंस फीस है नहीं, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 1 से 4 के बीच में देना है 75,000, अभी नहीं देना है। विड्रॉल भी आप कर सकते हो, अगर आपको कोई अपने मन की सीट नहीं मिलती है तो 4 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक आप विड्रॉल भी कर सकते हो। और जिनको सीट मिल जाती है उनको फिर से ईआरपी पोर्टल पे क्या करना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद वो स्टूडेंट बन जाएंगे एचबीटीयू के। और उसके बाद से 6 अगस्त को वैकेंसी आएगी, ठीक है, वैकेंसी आएगी और फिर अपना स्पॉट राउंड स्टार्ट होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो जिन लोगों को अब तक सीट नहीं मिली है या जो लोग अभी एचबीटीयू में बैठना चाहते हैं वो यहाँ पे आके बैठे। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ, अगर तुम सीएसआईटी और ईसी के तलाश में आ रहे हो तो इंटरनल स्लाइडिंग में मोस्ट ऑफ द केसेस में इनकी सीटें भर जाती हैं। हाँ, इक्का दुक्का खाली रहती हैं, लेकिन अभी नहीं। अब देखो वैकेंट सीट कैसे पता चलेगा कि भैया कितनी वैकेंसी खाली है, कितनी वैकेंट सीट खाली है? तो देखो अभी मुंह उठा के रजिस्ट्रेशन मत कर दो, अभी वेट कर लो, वेट कर लो। क्यों? क्योंकि 24 तारीख को लास्ट डेट है विड्रॉल का, ठीक है, तो विड्रॉल का लास्ट डेट 24 को है। तो मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि आज 3 बजे के बाद से कल परसों कभी भी वैकेंसी जारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इन्हें भी नहीं पता ना कितना विड्रॉल होने वाला है। तो लास्ट विड्रॉल डेट के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि उसके बाद तो विड्रॉल होगा नहीं, तो उसके बाद से ही पता चलेगा कि कितनी सीटें वैकेंट हैं। तो 30 तारीख तक अपन लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे ही वैकेंसी आएगी तुम देख लेना कि तुमको जो ब्रांच चाहिए उसकी सीट खाली है कि नहीं खाली है। अगर सीट वैकेंट होगी तो तुम क्या कर देना, अगर सीट वैकेंट होगी तो तुम अब जरूर अप्लाई करो, बिल्कुल बहुत हद तक चांस है कि मिल जाएगा। अगर सीट वैकेंट नहीं है तो मत अप्लाई करो, कौन जबरदस्ती कर रहा है भैया तुमसे, ठीक है। तो ये चीज़ है, वैकेंट सीट का मामला अभी आया नहीं है, लेकिन अभी जैसे ही विड्रॉल पीरियड खत्म होगा वो तुम्हारा सीट वैकेंसी आ जाएगा। पहले भी हमने देख चुका कि इंटरनल स्लाइडिंग जो है 22-23 में आना था, उसके बाद ये थोड़ा सा लेट हो गया। इंटरनल स्लाइडिंग एडिशनल राउंड जो है 23 से 29 के बीच में इन्होंने पहले दिया था, लेकिन अभी थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। और उसके बाद से एडिशनल राउंड का रिजल्ट वैसे भी 31 को ही आना था, ठीक है। और स्पॉट अगर इसके बाद सीट बचती है तो फिर स्पॉट भी होगा इफ़ रिक्वायर्ड, सीट वैकेंट रहेगी तो। और बहुत हद तक चांस है कि सीट वैकेंट होगी,
ठीक है, तो इस बार भाई गोल्डन चांस है, 75,000 पहले नहीं ले रहे हैं लोग, तो आप बिल्कुल एडिशनल राउंड में बैठो। बस ये देख लो कि आपको जो ब्रांच चाहिए वो ब्रांच खाली है कि नहीं खाली है, और कैसे पता चलेगा कितनी सीट्स या कितने ब्रांचेस खाली हैं, ये वेबसाइट पे ही नोटिफाई करेंगे, और जैसे ही नोटिफाई करेंगे उस पर मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर हमारे यूट्यूब वीडियो से देख लीजिए, यूट्यूब के वीडियो से देख लीजिए, और मैंने इसका प्लेसमेंट ऑर्डर भी दे रखा है अपने ही किसी यूट्यूब के वीडियो पर, तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि लोअर ब्रांचेज जैसे ऑयल हो गया, फूड हो गया, बायोकेमिकल हो गया, लेदर हो गया, पेंट प्लास्टिक तो फिर भी ठीक है, पेंट प्लास्टिक तो फिर भी ठीक है, इन ब्रांचेज में प्लेसमेंट अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि फीस ये लोग ले रहे हैं 1,35,000, 1,35,000 फीस ले रहे हैं, और प्लेसमेंट उस हिसाब से उतना भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप लोअर ब्रांचेस में जा रहे हैं, आजकल तो एनआईटीज में, लोअर ब्रांचेस में बहुत सारे एनआईटीज में अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप लोअर ब्रांच में जा रहे हो तो सोच समझ के जाना, सिर्फ ब्रांड के नाम पे जाने की बजाय आप सोच समझ के जाओ क्या ये आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है, फ्यूचर स्कोप क्या है, और अगर प्लेसमेंट लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो आगे क्या करोगे, इन सबका पूरा तुम एक माइंड मैप बना लो कि अभी तुम फ्यूचर में जाके क्या करने वाले हो। 1,35,000 है, और क्योंकि क्या है ना कि अपग्रेड भी इतना आसान नहीं है, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल ही होता है अपग्रेडेशन, फर्स्ट ईयर के बाद अपग्रेडेशन कराया जा सकता है मेहनत करके, लेकिन 75% का भी क्राइटेरिया लगता है कि 75% से ज्यादा किसी सीट्स को, किसी भी ब्रांच को खाली नहीं किया जा सकता है। तो पहले तुम समझो, क्योंकि लोअर ब्रांचेस में बहुत बढ़िया प्लेसमेंट नहीं है, पर बहुत सारे में जैसे पेंट वेंट में, प्लास्टिक में अभी भी प्लेसमेंट अच्छा होता है। तो सोच समझ के जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाओ। हालांकि लोअर ब्रांच के बच्चे भी कोडिंग करते हैं और CSIT वालों के साथ प्लेसमेंट ले लेते हैं, बट वो तो डिपेंड करता है। तो इस पे एक मैंने डिटेल प्लेसमेंट पे वीडियो बनाया है, तो उसे तुम देखो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।